हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी अणु या यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे, अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मुख्य रूप से एनएमआर स्पेक्ट्रम में हम पीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसी भी यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला है आपका संकेतों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्नल। सेकंड है संकेतों की स्थिति, रासायनिक स्थिति या विस्थापन। थर्ड नंबर पे संकेतों की तीव्रता। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट है संकेतों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो संकेतों की संख्या में हमें किसी भी अणु या यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने संकेत, कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड है आपका संकेतों की स्थिति, रासायनिक स्थिति या केमिकल शिफ्ट, मतलब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है वह कितनी डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रहा है उसके बारे में। थर्ड है संकेतों की तीव्रता, संकेत सिग्नल जो मिल रहे हैं उसकी जो पीक है उसकी तीव्रता किस प्रकार की है, प्रबल है या दुर्बल है वो। और चौथा है संकेतों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल है वो आपके अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। इन चार बातों के आधार पर एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे संकेतों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्नल, मतलब किसी भी अणु या यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल या संकेत प्राप्त होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में केमिकल वातावरण का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किसी भी अणु या यौगिक में समान रासायनिक वातावरण में उपस्थित प्रोटॉन समान डेल्टा वैल्यू पर अवशोषित होते हैं। अर्थात यह पहला पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी अणु या यौगिक में केमिकल एनवायरनमेंट समान है, समान रासायनिक वातावरण में उपस्थित प्रोटॉन के सिग्नल हमें समान डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि प्रोटॉन भिन्न भिन्न रासायनिक वातावरण में अर्थात केमिकल एनवायरनमेंट में उपस्थित हों तो ये प्रोटॉन डिफरेंट डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर समान रासायनिक वातावरण है तो वो एक ही डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण प्रदर्शित करेंगे। अगर भिन्न भिन्न रासायनिक वातावरण में उपस्थित हैं तो वह डिफरेंट डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण प्रदर्शित करेंगे। समान वातावरण में उपस्थित इन प्रोटॉन को हम समतुल्य प्रोटॉन या इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं और समतुल्य प्रोटॉन के लिए डेल्टा वैल्यू का मान समान होता है। अतः एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या के द्वारा यह पता चलता है कि अणु में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं या कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो समतुल्य प्रोटॉन के लिए हमें एक ही सिग्नल मिलेगा। अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में कोई प्रोटॉन उपस्थित है तो उसके लिए अलग अलग सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे आप संकेतों की संख्या के आधार पे कह सकते हैं कि किसी भी अणु या यौगिक में कितने नंबर ऑफ सिग्नल हमें प्राप्त होंगे या कितने प्रकार के प्रोटॉन या कितने प्रकार के हाइड्रोजन उसमें उपस्थित है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इस एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है।
समान केमिकल एनवायरनमेंट में उपस्थित प्रोटॉन के लिए डेल्टा वैल्यू का मान एक ही होगा, मतलब वो एक ही सिग्नल देंगे समतुल्य प्रोटॉन, और डिफरेंट असमतुल्य प्रोटॉन हमें अलग डेल्टा वैल्यू पर अलग संकेत देते हैं। जैसा कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल, एथेनॉल का दिया हुआ है CH3CH2OH। तो इस यौगिक में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेड इंक से प्रोटॉन को नामांकित किया गया, मतलब हाइड्रोजन को नामांकित किया गया है A, B एंड C। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं, और 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं, इस वजह से NMR में हमको संकेत कितने प्राप्त होंगे? 3 संकेत प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होंगे, जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, उतने ही हमें NMR में संकेत सिग्नल मिलेंगे। जैसे कि इस यौगिक के लिए हमें 3 संकेत मिल रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इस यौगिक में 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। अब 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित है, मतलब तीनों प्रकार के प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, इसको अपन कैसे समझे, केमिकल एनवायरनमेंट को किस तरीके से समझे, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल की अपन बात करें CH3CH2OH, तो आप सबसे पहले अपन बात करें इस A वाले प्रोटॉन की। तो इस A वाला प्रोटॉन में जो है वो आपका मैथिल समूह है, CH3 समूह है। तो इसके जस्ट पास में आप देख रहे हैं तो CH2 समूह जुड़ा हुआ है ना, तो CH2 समूह जुड़ा हुआ है। सेकंड अपन बात करते हैं इस B वाले की, CH2 समूह की। तो CH2 समूह में आप देख रहे हैं कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, इसके इस साइड में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इसके इस साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जबकि इससे पहले वाला जो आपका CH3 ग्रुप था, तो इसमें आप देख रहे हैं केवल CH2OH ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्रोटॉन आपके अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट वाले उपस्थित हैं। और तीसरे अपन C वाले प्रोटॉन की बात करें तो ये जो प्रोटॉन है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट या रासायनिक वातावरण कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के जो प्रोटॉन उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं, एक CH3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक CH2 जो B वाला प्रोटॉन है वो आपका राइट साइड में OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो कम्प्लीटली इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, एक साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और थर्ड नंबर का जो प्रोटॉन है वो आपका अल्कोहल का प्रोटॉन है, OH का प्रोटॉन है, जो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो दोनों CH3 एंड CH2 दोनों से डिफरेंट है। तो आप इस तीनों प्रोटॉन अलग अलग हुए, इनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हुआ, और केमिकल एनवायरनमेंट अलग हुआ इसका मतलब ये आपके नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, असमतुल्य प्रोटॉन है। अतः इनके NMR में सिग्नल हमें अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होंगे। अतः हमें यहाँ पे 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने प्रकार के हो गए? 3 टाइप के प्रोटॉन यहाँ पे आपके उपस्थित है। एक तो मिथाइल समूह CH3, देन दूसरा CH2 समूह वाला, एंड तीसरा आपका OH समूह वाला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इस एग्जांपल की अपन बात करें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसकी अपन चर्चा करें, तो देखें यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन प्राप्त हो रहे हैं हमें, 2 टाइप के सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। कैसे आप देख सकते हैं, एक तो ये A, दिस इज आल्सो A। ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक समान CH-Cl ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप देख रहे हैं CH3, ये वाला CH3 ग्रुप एंड दिस CH3 ग्रुप, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। कैसे? क्योंकि दोनों ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? CH-Cl से। CH-Cl के द्वारा ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया? सेम हो गया, समान हो गया, मतलब ये आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इसलिए इसका सिग्नल और इस CH3 ग्रुप का सिग्नल हमें समान डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा अपन देखें, इस B प्रोटॉन की अपन बात करें तो इस B प्रोटॉन में जो ये CH3 और इस CH3 आपका जो B वाला जो प्रोटॉन है वो आपका कम्प्लीटली आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो CH वाला जो प्रोटॉन है वो क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जबकि दोनों CH3 आपका किसी भी क्लोरीन परमाणु से जुड़े हुए नहीं है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि ये CH3 और ये CH3 समतुल्य प्रोटॉन है, जबकि जो बीच वाला जो CH-Cl है वो आपका क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है।
तो इसका रासायनिक वातावरण, केमिकल वातावरण दोनों CH3 समूह से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसका अलग डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण होगा और ये दोनों CH3 समूह का समान केमिकल एनवायरनमेंट होने की वजह से हमें समान डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस आइसोप्रोपिल क्लोराइड में हमें 2 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के प्रोटॉन यहाँ पे उपस्थित हैं, एक तो मिथाइल समूह वाला और एक बीच में CHCl वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं एन प्रोपिल ब्रोमाइड का। ठीक है, इस एन प्रोपिल ब्रोमाइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के प्रोटॉन दिख रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले दिस CH3, ये CH3 ग्रुप CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग ही है, CH3 CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप सभी जो भी प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन के आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट देखो, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास। जैसे कि आप इस CH3 को देख रहे हो तो उसके पास जुड़ा हुआ है CH2। ठीक है, अब इस बीच वाले CH2 की बात करो तो एक साइड से वो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक साइड से CH2Br से जुड़ा हुआ है, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। पहले वाला CH3 ग्रुप जो था, ए वाला जो CH3 वो किससे जुड़ा हुआ है? CH2Br से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बीच वाला जो CH2 वो जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप से और CH2Br से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। तो एक का नाम दे दिया उन्होंने ए, दूसरे का नाम दे दिया बी। अब तीसरे नंबर सी वाला देखो CH2, तो CH2 ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? इधर साइड से Br से, इधर से CH2 से। तो तीनों प्रोटॉन अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 3 असमतुल्य प्रोटॉन हैं, अतः NMR स्पेक्ट्रम में हमें 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो आपको जस्ट एग्जाम्पल देख के द्वारा मैंने बताया कि कैसे अपन पता लगाएंगे कि केमिकल एनवायरनमेंट या रासायनिक वातावरण किसी भी अणु या यौगिक में किस प्रकार का है। तो आप जिस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, उस कार्बन के आसपास केमिकल एनवायरनमेंट आपको पता लगाना है कि वो समतुल्य है या असमतुल्य है। तो उसके लिए आप क्या करें, जिस ग्रुप का भी आपको पता लगाना है उस ग्रुप पर गोला लगा दें। गोला लगाने के बाद उसका केमिकल एनवायरनमेंट देखें। इस CH3 के साथ जुड़ा हुआ है CH2Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बीच वाले की बात करें इस CH2 की, तो ये एक साइड से CH3 जुड़ा हुआ है, इधर से CH2Br, तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। फिर थर्ड नंबर CH2 देखो तो इधर ये Br से जुड़ा हुआ है, इधर ये एथिल समूह से जुड़ा हुआ है। तो तीनों प्रोटॉन अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे NMR सिग्नल हमें कितने मिलेंगे? 3। तो किसी भी अणु या यौगिक में समतुल्य प्रोटॉन है या नहीं है पता लगाने के लिए एक ग्रुप को पकड़ो और उसके आसपास कोई समान ग्रुप है या नहीं है वो पता लगाओ। अगर समान ग्रुप है तो आपका केमिकल एनवायरनमेंट समान हो जाएगा और प्रोटॉन आपका समतुल्य प्रोटॉन हो जाएगा। अगर केमिकल एनवायरनमेंट जो जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है तो वो आपके असमतुल्य प्रोटॉन होंगे, और जितने असमतुल्य प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है वे प्रोटॉन जो त्रिविम रासायनिक रूप से तुल्य नहीं है, मतलब स्टीरियोकेमिकल से इक्विवेलेंट नहीं है, वे भी भिन्न भिन्न NMR संकेत देंगे। मतलब स्टीरियोकेमिकली वो इक्विवेलेंट नहीं है तो उनके NMR सिग्नल भी अलग अलग प्राप्त हमें होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप बात करें अपन आइसोब्यूटिलीन की बात करें तो आइसोब्यूटिलीन किसी प्रकार की भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो दोनों समतुल्य प्रोटॉन है, एंड दिस CH3 ग्रुप एंड दिस CH3 ग्रुप इज अ इक्विवेलेंट प्रोटॉन देंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के हमको 2 असमतुल्य प्रोटॉन मिल रहे हैं। एक तो ये दोनों तो समतुल्य हो गए और दिस दोनों भी समतुल्य हो गए, लेकिन ये और ये दोनों आपस में क्या है? असमतुल्य, नॉन इक्विवेलेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आने वाले में 2 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। और ये आपके क्या है? स्टीरियोकेमिकल भी, क्योंकि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं रहा है तो अपन कह ही नहीं सकते कि हाइड्रोजन इसके कंपेरिजन में सीस है या ट्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन 2 ब्रोमोप्रोपिन। तो 2 ब्रोमोप्रोपिन में आप देख रहे हैं कि ये केमिकल एनवायरनमेंट इसका अलग है, CH3 ग्रुप है, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन है वो इस Br की कंपेरिजन में अपन बात करें तो Br के कंपेरिजन में ये जो हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है वो आपका ट्रांस पोजिशन में है, और इस ये देखते हैं तो आप ये
सिस पोजीशन में, मतलब इनका केमिकल एनवायरनमेंट, स्टीरियो केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है किनका, इन दोनों हाइड्रोजन का। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपके समतुल्य प्रोटॉन कैटेगरी में नहीं आएंगे, मतलब दोनों असमतुल्य हो गए। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये। इसलिए एनएमआर में हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस बी आर के सापेक्ष ट्रांस पोजीशन में है, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस बी आर के सापेक्ष सिस पोजीशन में है। तो यहाँ पे इनका स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, और स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा तो भी हमें अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर एनएमआर सिग्नल हमें प्राप्त होगा। तो 2 ब्रोमोप्रोपिन में हमें 3 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करें वाइनिल क्लोराइड की बात करें, तो वाइनिल क्लोराइड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे भी हमें 3 संकेत प्राप्त होंगे। कैसे देखते हैं आप, देखेंगे आप, जैसे कि ये एक हाइड्रोजन हो गया, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, तो 3 सिग्नल हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आपको जो देख रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये सीएल के विपक्ष है, सीएल के ट्रांस में है और ये सीएल के सिस पोजीशन में उपस्थित है। तो दोनों हाइड्रोजन आपके स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है, इनका स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों असमतुल्य प्रोटॉन कैटेगरी में आएगा। और इन दोनों का हमें अलग अलग सिग्नल, अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर हमें सिग्नल इसके प्राप्त होते हैं। और ये प्रोटॉन आपका वैसे ही अलग है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट पहले ही अलग है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन के साथ सीएल जुड़ा हुआ है ना। तो ये तीनों आपके डिफरेंट, ये दोनों आपस में स्टीरियोकेमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, और ये आपका केमिकली एक अनइक्विवेलेंट कैटेगरी में आता है, इसलिए 3 एनएमआर सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं बेंजीन। तो बेंजीन में आप देख रहे हैं 6 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, और 6 हाइड्रोजन के परमाणु का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है सभी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, और किसी प्रकार का कोई भी केमिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंट नहीं है। इस वजह से ये 6 प्रोटॉन समतुल्य प्रोटॉन कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमें एक ही डेल्टा वैल्यू पर एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। अतः बेंजीन में हमें एक एनएमआर सिग्नल मिलता है, मतलब एक टाइप का प्रोटॉन उपस्थित है। नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है पैराजाइलिन। तो पैराजाइलिन में आप देखते हैं कि ये CH3 एंड ये CH3 इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इनकी वजह से हमें एक सिग्नल मिलेगा, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। तो ये जो चारों हाइड्रोजन आपको जो बीच वाले जो कैटेगरी दिख रही है वो आपके समतुल्य प्रोटॉन है। तो पैराजाइलिन में हमें 2 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे, अर्थात यहाँ पे 2 प्रकार के समतुल्य प्रोटॉन उपस्थित हैं, एक CH3 ग्रुप वाला और एक बेंजीन वाले के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH2Br। तो यहाँ पे देखेंगे हमें एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो CH2 है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, Br से जुड़ा हुआ है। ये CH2 ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, Br से जुड़ा हुआ है। आप यूँ देखें तो इस CH2 के ऊपर गोला लगाएं, ये किससे जुड़ा हुआ है, Br, और CH2Br से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन क्या करें, जैसे कि जिसका अपने को पता लगाना केमिकल एनवायरनमेंट, तो आप देखते हैं कि मुझे इस CH2 ग्रुप की बात करनी है। तो इस CH2 ग्रुप में आप देखते हैं कि एक जगह जुड़ा हुआ Br ग्रुप, और एक साइड क्या जुड़ा हुआ है, दिस CH2Br। ठीक है, अब नेक्स्ट इस CH2 ग्रुप की बात करें, इस CH2 ग्रुप की बात करें तो आप देखेंगे Br से जुड़ा हुआ है और इधर से CH2Br से जुड़ा हुआ है। तो दोनों CH2 है वह Br और CH2Br से जुड़ा हुआ, मतलब दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, रासायनिक वातावरण सेम है। अतः इन दोनों का, ये दोनों कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन आपके समतुल्य प्रोटॉन कैटेगरी में आते हैं। अतः हम कहेंगे हमें यहाँ पे एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे एक एग्जांपल और दे रखा है, दिस CH3 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड Cl। तो आप यहाँ देखेंगे हमें 3 एनएमआर सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, एक तो इस CH3 ग्रुप की वजह से, ठीक है, इसका एक सिग्नल हो गया क्योंकि इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब ये एंड ये दोनों आपके समतुल्य प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से हमको एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीसरे प्रकार के समतुल्य प्रोटॉन है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके पास में Cl जुड़ा हुआ है,
जबकि इसके पास में CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपके असमतुल्य कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें 3 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो ये था इससे पहले वाला जो पढ़ा अपने NMR संकेतों की संख्या। NMR में कितने संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो जितने असमतुल्य प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। अगर समतुल्य प्रोटॉन की संख्या 1 है तो एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। अगर असमतुल्य प्रोटॉन अलग अलग हैं तो जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे उतने प्रकार के हमें NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल प्राप्त होते हैं। ठीक है। और समतुल्य प्रोटॉन के लिए डेल्टा वैल्यू का मान एक ही डेल्टा वैल्यू पर अवशोषित होते हैं। भिन्न भिन्न डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में उपस्थित प्रोटॉन के सिग्नल हमें अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट पार्ट है संकेतों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी अणु या यौगिक में NMR में उतने ही संकेत मिलेंगे जितने उस अणु या यौगिक में उतने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित होंगे। अर्थात जैसे कि NMR सिग्नल में हमें 3 सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि उस अणु या यौगिक में 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो जब इन संकेतों को सही तरीके से या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता को बढ़ा के हम देखते हैं तो NMR के जो सिग्नल है वो हमें विभिन्न घटकों में विभक्त हुए दिखाई देते हैं और उसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, संकेतों का विपाटन। ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं NMR स्पेक्ट्रम में एक प्रोटॉन का संकेत शिखर उपघटकों में विपाटित होता है अर्थात स्प्लिट होता है। उनकी संख्या निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक होती है। जब NMR स्पेक्ट्रम को सही तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो जो NMR में जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वह सिग्नल अपने उपघटकों में विपाटित होता है। विपाटित का मतलब होता है टूट जाता है। तो उसी को हम कहते हैं संकेतों का विपाटन होना या संकेतों का विपाटित होना। तो NMR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल आपका विपाटित हो रहा है वह डिपेंड करता है उसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या पे निर्भर करता है। मतलब कोई भी NMR सिग्नल कितने उपघटकों में टूटेगा वह डिपेंड करता है कि उसके पास असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या जिसके जस्ट पास में, उसके जस्ट निकटवर्ती पोजीशन पर कितने असमतुल्य प्रोटॉन उपस्थित है उनकी संख्या पर निर्भर करती है। और उसको हम एक सूत्र के द्वारा निकालते हैं जिसका सूत्र है N+1। यहाँ पे N है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या N होती है, उसमें एक जोड़ दो, उतने भागों में उतने उपघटकों में NMR सिग्नल आपका विपाटित हो जाता है। ठीक है। यदि यहाँ पे N है वह निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या है। यदि असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 1 है तो 1+1 हो गया 2। तो आपका NMR सिग्नल है वह आपका 2 उपघटकों में विभक्त हो जाता है और इसको हम कहते हैं डबलेट। सिग्नल आपका 2 भागों में टूट जाता है तो इसको अपन बोलते हैं डबलेट या द्विक। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल d के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 2 है तो N+1 फॉर्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। मतलब NMR सिग्नल है वो आपका ट्रिपलेट या त्रिक के रूप में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, जिसे हम स्मॉल t के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या n बराबर 3 है तो 3 + 1 बराबर हुआ 4। मतलब आपका NMR सिग्नल है वो क्वार्टेट, चतुष्क के रूप में विभक्त हो जाता है और इसे हम स्मॉल q के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 4 है तो 4 + 1 5। तो यह जो NMR सिग्नल है वो 5 उपघटकों में विभक्त हो जाता है जिसे हम कहते हैं पेंटेट या पंचक। इसको स्मॉल p के माध्यम से प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या के आधार पर हम NMR सिग्नल कितने उपघटकों में विभक्त होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ n+1 सूत्र के द्वारा। अर्थात NMR सिग्नल कितने उपघटकों में टूटेगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसके जस्ट पास में उपस्थित, उसके जस्ट नज़दीक में उपस्थित, जस्ट निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उससे एक अधिक, मतलब n+1 रूल के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन का सूत्र लिखा हुआ है, सॉरी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन नहीं, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। तो यहाँ सूत्र में देख रहे हैं कि CH3 CCl Cl। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल अपने को कितने मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल आप कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ असमतुल्य प्रोटॉन कितने हैं वो कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से अपने को नंबर ऑफ सिग्नल अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो असमतुल्य प्रोटॉन है, एक तो हो गया आपका ये CH3 ग्रुप के प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है, वो तीनों तीन आपके समतुल्य हैं, लेकिन ठीक है ये तीनों, एक तो CH3 प्रोटॉन हो गया, एक आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन है वो 2 Cl परमाणु से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दो प्रकार के प्रोटॉन अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, दो प्रकार के असमतुल्य प्रोटॉन है, अतः यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे A जो CH3 समूह का जो प्रोटॉन है वह हमें 1.95 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, जबकि B प्रकार का जो प्रोटॉन है वह हमें 5.60 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप B प्रकार का जो प्रोटॉन है वह अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और 2 क्लोरीन परमाणु के -I इफेक्ट की वजह से यह जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आपका विपरिरक्षित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है -I प्रभाव के कारण, इसलिए यह हाइड्रोजन विपरिरक्षित अर्थात डीशील्डेड हो जाता है, अतः यह हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि जो 2 प्रोटॉन हमें मिल रहे हैं वो उसमें से कौन अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा और कौन सा कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा, वह हम डीशील्डेड और शील्डेड के आधार पे हम कैलकुलेट या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं 1,1 डाइक्लोरोएथेन के 2 प्रकार के प्रोटॉन हो गए, 2 सिग्नल हमें मिलेंगे, एक सिग्नल हमें मिलेगा कम डेल्टा वैल्यू पर, एक मिलेगा अधिक डेल्टा वैल्यू पर। अधिक डेल्टा वैल्यू पर कौन सा होगा, जो विपरिरक्षित होगा, और कम डेल्टा वैल्यू पर कौन सा होगा, जो शील्डेड होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन विपाटन की। तो विपाटन में आप देख रहे हैं 2 प्रकार के प्रोटॉन है, A एंड B। ठीक है, A वाला जो प्रोटॉन है आप देख रहे हैं CH3, तो इसका जो सिग्नल है वह हमें प्राप्त हो रहा है 1.595 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो NMR सिग्नल है वो कितने भागों में, कितने उपघटकों में विभक्त होगा, इसके लिए सूत्र है n+1। तो इसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन देखो, इसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है आप देख रहे हैं, इसके निकटवर्ती ये कार्बन है, इसका जो सिग्नल है वह हमें किस रूप में प्राप्त होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सिग्नल तो हमें कितने पे प्राप्त हो रहा है, 1.95 डेल्टा वैल्यू पे प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह विपाटित कितने उपघटकों में होगा वह हमें कैलकुलेट करना है। तो उसका सूत्र है n+1। तो n क्या है यहाँ पे, असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या, निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या। तो आप इस CH3 के निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप देख रहे हैं केवल एक ही है, तो असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 1 हो गई, तो 1+1 तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे इस CH3 का जो सिग्नल हमें मिलेगा 1.9 पर 1.95 पर, वह हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात द्विक के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के प्रोटॉन की। ये B वाला जो प्रोटॉन है वो उसकी वैल्यू में प्राप्त हो रही है 5.60 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रही है। तो इसका सिग्नल कितनी कितने उपघटकों में विभक्त होगा, उसके लिए अपन निकालेंगे सूत्र n+1 के आधार पे। तो n+1 यहाँ पे n क्या है, असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या। तो इस हाइड्रोजन के लिए असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ये देखो आप 3 है, CH3 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, असमतुल्य प्रोटॉन 3 हो गए, तो 3+1 4। तो इस B वाले प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल होगा वह चतुष्क के रूप में विपाटित होगा, जो हमें मिलेगा 5.60 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा। तो आप इस
इंटरप्रिटेशन के अपने को मिलेंगे दो सिग्नल। इंटरप्रिटेशन को आप देख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरोएथेन में दो सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। एक मिलेगा 1.95 डेल्टा वैल्यू पर, जो कि हमें द्विक डबलेट के रूप में प्राप्त होगा, जबकि दूसरा संकेत हमें प्राप्त होगा 5.60 पे, वह हमें प्राप्त होगा चतुष्क के रूप में, क्वाड्रेट के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संकेतों के विपाटन की संख्या भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ n+1 रूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करें एथेनॉल। एथेनॉल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एथेनॉल में हमें 3 प्रकार के प्रोटॉन मिल रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, एक CH3 ग्रुप, एक CH2 का प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसका सिग्नल भी हमें अलग मिलेगा। तो 3 NMR सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। और 3 NMR सिग्नल में मैंने बता रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन A की वजह से जो सिग्नल हमें मिलेगा वह प्रोटॉन A का जो संकेत वो कितने संकेत अपने को मिलता है ट्रिपलेट के रूप में। ठीक है, आप देख रहे हैं A वाला प्रोटॉन ये रहा CH3, इसका सिग्नल कितने भागों में विभाजित होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को सूत्र लगाना है n+1। n है यहाँ पे निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या। तो इस CH2 ग्रुप के पास में आप देख रहे हैं CH2 समूह है, तो उसके जस्ट पास वाले निकटवर्ती, उसके आसपास नहीं देखना है, उसके जस्ट निकट, जस्ट पास में उपस्थित असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है 2। तो 2 + 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ पे CH3 समूह का जो सिग्नल है, CH3 के जो प्रोटॉन है उसके जो सिग्नल जो हमें मिलेगा वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन B की बात करें तो प्रोटॉन B की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उसके निकटवर्ती समूह आपका CH3 है। अब इसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन OH का भी है, लेकिन यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये जो एथेनॉल है वो शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह इस CH2 समूह के सिग्नल को विपाटित नहीं करता है। तो आप यहाँ पे केवल CH3 के जो प्रोटॉन है उसी को गिनेंगे। तो यहाँ पे n+1 रूल के हिसाब से n बराबर वैल्यू है आपकी 3। निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको अपन यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो CH3 समूह उसके लिए n की वैल्यू होगी आपकी 3। तो 3 + 1 4। तो CH2 समूह की वजह से जो सिग्नल विपाटित होगा वो आपका क्वार्टेट के रूप में होगा, चतुष्क के रूप में होगा। और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो प्रोटॉन नंबर तीसरा आपका, तो ये जो प्रोटॉन है वह आपका विपाटित नहीं होगा, वह हमें एकक के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने एथेनॉल अणु में 3 प्रकार के प्रोटॉन है, उसमें CH3 समूह ट्रिपलेट के रूप में विपाटित होता है, CH2 समूह जो आपका प्रोटॉन है वो आपका चतुष्क के रूप में विपाटित होता है, स्प्लिट होता है, और OH समूह आपका एकक के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा आप देख रहे हैं प्रोटॉन C, जो आप OH हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी जो डेल्टा वैल्यू हमें प्राप्त होती है 5.0 ppm पर, क्योंकि आपका OH समूह का है, ऑक्सीजन का -I इफेक्ट, इसलिए डेल्टा वैल्यू का मान अधिक। प्रोटॉन B का जो संकेत हमें प्राप्त होता है वो 3 से 4 ppm पे होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो CH2 समूह जुड़ा हुआ है वो OH समूह से जुड़ा हुआ है, और OH का -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट की वजह से CH2 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वातावरण कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो CH2 का जो प्रोटॉन है, CH2 समूह का जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वह आपका विपरिदक्षित हो जाता है, अर्थात डीशील्डेड हो जाता है, अतः हमें यह अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। और CH2 समूह आप देख रहे हैं वह आपका एस कंपेरेटिवली CH2 समूह की तुलना में परिदक्षित अवस्था में उपस्थित होता है, अतः हमें ये कम डेल्टा वैल्यू पर सिग्नल देता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हम देखें, इससे पहले वाला एग्जांपल हम देखा था आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो वहाँ पे हम 2 प्रकार के NMR सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे थे, तो यहाँ पे भी हमें 2 प्रकार के NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। ये CH3 एंड दिस CH3, इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, आप पता लगा सकते हैं। ये CH2 समूह किससे जुड़ा हुआ है, CH CH3 जुड़ा हुआ है, और ये जो पूरा ग्रुप है ये पूरे ग्रुप से ये पूरा ग्रुप हो गया इसके लिए। और इस CH3 के लिए अपन बात करें, इस CH3 किससे जुड़ा हुआ है, वो भी आपका CH CH3, तो दोनों का जो ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके सेम है, अतः इनका केमिकल एनवायरनमेंट रासायनिक वातावरण भी समान है।
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के लिए हमें 2 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। 2 प्रकार के असमतुल्य प्रोटॉन है, इस वजह से हमें 2 प्रकार के सिग्नल यहाँ पे 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से आपका दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन का संकेत, ए प्रोटॉन का जो संकेत है वो हमें किस रूप में प्राप्त होता है, द्विक डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप जो CH3 समूह के जो निकटवर्ती कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है, असंतुलित प्रोटॉन आपका एक ही है, CH। आप देख रहे हैं इस CH3 दोनों को अपने ए नाम दिया है, प्रोटॉन ए, तो इसके जो निकटवर्ती असंतुलित प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक। तो N+1 रूल के हिसाब से 1+1 कितना हो गया आपका 2। तो इसका सिग्नल हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होता है, जो कि हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। कितनी 4.0 वैल्यू के आसपास हमें प्राप्त होता है, क्योंकि Br समूह के -I प्रभाव की वजह से प्रोटॉन ए की हम बात करें तो प्रोटॉन ए हमें डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक है। अब बी प्रकार के प्रोटॉन की बात करें, बी प्रकार का प्रोटॉन आपका दिस वन डी, आपका बी प्रकार का जो प्रोटॉन है जो CH लिखा हुआ है, उस प्रोटॉन की हम बात करें तो उसका सिग्नल हमें कितने उपघटों में विभक्त होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे अपन N+1 रूल के हिसाब से। तो N यहाँ पे कितना है 3, दिस 3 एंड दिस 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 + 1 तो असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है, N = 6, तो 6 + 1 7। तो यहाँ पे जो CH का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन B है, वह सेप्टेट के रूप में विभक्त होता है, ठीक है ना, सप्तक के रूप में आपका ये स्प्लिट होता है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन A है वह हमें डेल्टा वैल्यू 1.0 से 2.0 ppm पे प्राप्त होता है, जबकि प्रोटॉन B जो CH प्रोटॉन है वह हमें 4.0 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, क्योंकि CH समूह है वह आपका अधिक विद्युतनीय परमाणु Br के साथ जुड़ा हुआ है, अतः B प्रकार का प्रोटॉन अर्थात CH प्रोटॉन -I प्रभाव की वजह से V परिरक्षित हो जाता है, डीशिल्डेड हो जाता है, अतः इसका सिग्नल हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से आपने NMR सिग्नल या NMR स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले अपन ने बात करी नंबर ऑफ सिग्नल, कितने सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, फिर अपने बात करी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कितने उपघटकों में विभक्त होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो NMR सिग्नल हमें कितने प्राप्त होंगे, उसके लिए हमें अणु या यौगिक में जिस समूह का NMR स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है उसके केमिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। अगर केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, रासायनिक वातावरण उनका सेम है, तो उनका हमें एक ही डेल्टा वैल्यू पर सिग्नल प्राप्त होगा और उन्हें हम समतुल्य प्रोटॉन कहेंगे। अगर उनका केमिकल एनवायरनमेंट भिन्न भिन्न है, उसे हम असमतुल्य प्रोटॉन कहेंगे और उसका सिग्नल हमें अलग अलग डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। और NMR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसका विपाटन हम N+1 रूल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे N निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या है। तो इस NMR स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम किसी भी अणु या यौगिक में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं उसके बारे में और उसके आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उसके आसपास कोई भी -I ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। ये हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि उसके आसपास जो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो -I इफेक्ट वाला हो सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने NMR स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।